नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सर्दी की शुरुआत के साथ खांसी, बुखार, जुकाम आम बात है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे आप सामान्य मौसमी बीमारी मान रहे हैं वो माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण है। अब सवाल यह कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपको माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण है या नहीं? कैसे आपको पता चलेगा कि इसका इलाज क्या है और इससे बचने के तरीके क्या है और यह कितना घातक साबित हो सकता है? इससे भी बड़ा सवाल सबसे जहन में जो सबसे पहले आएगा कि माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण है क्या, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीन में इसके फैलने के बाद केंद्र ने एडवाइजरी जारी की, जिस तरीके से प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई, तो सवाल उठा कि क्या वाकई में तैयार हैं? तैयारी के बारे में बात करेंगे, माइक्रो संक्रमण प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं कि जिलेवार राजस्थान में डेंगू के मरीज कितने हैं। अजमेर से शुरू करते हैं। अजमेर में 312, अलवर में 559, बांसवाड़ा में 16, बारा में 188, बाड़मेर में 587, भरतपुर में 250, भीलवाड़ा में 38, बीकानेर में 323, बूंदी में 185, जबकि चित्तौड़गढ़ में 70, चूरू में 85, दौसा में 412 डेंगू के मरीज हैं। धौलपुर में 374, डूंगरपुर में 274, उदयपुर में 556, जयपुर में 2050, जैसलमेर में 36, जालोर में 61, झालावाड़ में 378, झुंझुनू में 484, जोधपुर में 307, करौली में 364, कोटा में 2036, नागौर में 134, पाली में 303, प्रतापगढ़ में 189, राजसमंद में 166, सवाई माधोपुर में 156, हनुमानगढ़ में 341, सीकर में 483, सिरोही में 22 और टोंक में 334 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन हम बात करें माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण की, ये क्या है ये बताएं, उससे पहले इसके लक्षण को आप जरा समझ लीजिए। माइक्रोप्लाज्मा के लक्षणों में बुखार, खांसी, ब्रोंकाइटिस, गले में खराश, सिर दर्द और थकान शामिल है। इसके अलावा निमोनिया भी इसका एक परिणाम है और इसकी वजह से मध्य कान की समस्याएं हो सकती हैं। इसके लक्षण कुछ दिनों में दिखाई देते हैं और फिर लगभग 1 महीने तक चलते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं। और ये लक्षण आमतौर पर संक्रमित होने के 2 से 3 सप्ताह बाद शुरू होते हैं। अब सवाल यह है कि माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण से बचने के तरीके क्या हैं? हमारे साथ एक विशेष पैनल है, उनसे समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिए। नियमित रूप से अपने हाथ धोने हैं, उचित रूप से मास्क का इस्तेमाल करना है, संक्रमित व्यक्तियों के नजदीक जाने से बचना है, यानी कि जैसा आप कोरोना में करते आए थे उसी प्रक्रिया को आपको वापस दोहराना है। अपने आसपास अच्छा वेंटिलेशन सुनिश्चित करना है ताकि हवा चलती रहे, रुके ना कहीं पर। बीमार होने या लक्षण नजर आने पर घर पर ही रहें और जरूरत पड़ने पर परीक्षण और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लेकिन इससे इतर और क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पुलकित गोयल जी, फिजिशियन हैं, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं एडिशनल प्रिंसिपल एसएमएस से मैम डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करेंगे भारती मैम आपके साथ, जरा समझाइए माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण जो है, जो चीन में फैल रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, क्या वाकई में घातक है या प्रिकॉशन के साथ इससे बचा जा सकता है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचा जा सकता है। इसके लिए कारगर एंटीबायोटिक्स भी हैं। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है और इसके होने से आप एंटीबायोटिक लेते हो तो इससे ठीक हो सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और हमारे आंकड़ों से ये बता रहा है कि हमने जैसे लास्ट 1 ईयर में 1000 से अधिक सैंपल करे हैं, तो उसमें केवल 2 सैंपल में ही माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया आया है। तो हमारे यहाँ पर अभी जो हमारे पास सैंपल्स आ रहे हैं उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है जी। लेकिन मैम आपने कहा कि 1000 में 2 सैंपल आ रहे हैं, तो मेरे 2 सवाल हैं। भाई, केंद्र सरकार ने अगर एडवाइजरी जारी की है तो कोरोना भी शुरुआत में इतना घातक नहीं था, पाबंदियां भी नहीं थी, क्या उस स्तर तक वापस दे जा सकता है या फिर एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन इनके साथ ही काम चलता रहे?
एंटीबायोटिक से काम चल सकता है, क्योंकि इसमें कारगर एंटीबायोटिक हमारे पास है, टेट्रासाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। और ये 2 सैंपल भी जो आए हैं ये वो 1 आध महीने पहले, साल भर में है। ऐसा नहीं है कि ये इसी 2 महीनों में आए हों और बढ़ रहे हों। कोई भी बीमारी आती है और जब हमें सतर्क रहना होता है तो हम देखते हैं कि क्या वो उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ का हम देखते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पे अंदेशा नहीं है। ठीक है विकास, आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि अमूमन मैम जिस तरीके से कह रही हैं वो उसके 2 वजह हैं। एक तो ये कि हम तैयार हो सकते हैं, दूसरा ये कि भाई वो घातक नहीं है तो डराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की, अगर वो इतना ही नॉर्मल होता और जनता की ज़िंदगी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इस तरीके के क्या वाकई में एडवाइजरी जारी होते हैं, इस तरीके की मॉक ड्रिल होती है? देखिए विजेंद्र, इस पूरे मामले में पैनिक होने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन किसको कह सकते हैं एहतियात, क्योंकि हमने देखा था कोविड में जिस तरह से हालात बने थे, एकाएक हालात बिगड़े और वो हालात इस तरह से बिगड़े कि हमारे संसाधन जो हैं वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हुए। तो उसके बाद में हमने हमारे संसाधनों को अपग्रेड किया अलग अलग जगह पर, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जुड़े अस्पताल हो, सभी जगह पर मतलब ये स्थिति बन गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर तक की दिक्कतें आने लग गई थी, लोग तड़प रहे थे। तो वो भयावह स्थिति हमने कोविड के अंदर देखी है और उस भयावह स्थिति को देखते हुए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जिस तरह से केस चाइना के अंदर आए हैं वो बल्क में इतने सारे केस सामने आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की स्थिति, क्योंकि सबसे पड़ोसी देशों में हमारे चाइना है, अगर वहाँ से इस तरह के केस आते हैं, वो केस हमारे यहाँ पे भी अगर आइडेंटिफाई होते हैं और वो स्प्रेड की स्थिति में होते हैं, हम कितना तैयार है, हमारा सिस्टम कितना तैयार है, उसके लिए ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन में भी ये बताया गया है किस तरह से कि हमें क्या करना है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें एहतियात बरती जाए, अपने सिस्टम को अपग्रेड रखा जाए और साथ में जिला अस्पताल, पीएससी, सीएससी लेवल पे और साथ में जो मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल है, उन अस्पतालों में जो मेडिकल सुविधाएं विकसित की गई है, जो कोविड के दौरान हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, उसको एक बार फिर से उसका रिव्यू किया जाए कि उसमें अगर कोई और अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए या फिर उसकी कोई तैयारियों में और कोई दवाओं की कोई कमी है तो उनको पूरा किया। तो ये एक एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज होनी भी चाहिए। विकास, मॉक ड्रिल अमूमन होती है बिना बताए, तो मेरे 2 सवाल आपसे, क्योंकि आप इंटरनली चीज़ों को जानते हैं। क्या वाकई में जो मॉक ड्रिल हुई वो बिना बताए अचानक से की गई? पहला सवाल। दूसरा है कि जो मॉक ड्रिल की गई उसको कितनी सफलता के पैरामीटर पर 10 में से कितने नंबर देंगे? विजेंद्र, मॉक ड्रिल का मतलब वैसे तो माना जाता है कि हम बिना बताए हमारी तैयारी को जांचते हैं, लेकिन इस मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि हमारे पास पहले से संसाधन मौजूद हैं। ये जो मॉक ड्रिल है, इसको मॉक ड्रिल की बजाय हम इसको चेकलिस्ट की संज्ञा दी जानी चाहिए। बाकायदा एक चेकलिस्ट दी गई है कि आपके पास ये संसाधन मौजूद है, इनमें से किन किन को आपने जांच लिया, पड़ताल कर लिया है, किन किन चीज़ों की कैसे कैसे एक्टिवनेस है इनकी, और क्या आगे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक पूरी चेकलिस्ट दी गई है, उस चेकलिस्ट को हर अस्पताल को दिया गया, अस्पताल अपने स्तर पर उन चेकलिस्टों को भर करके और वो मुख्यालय भेजेगा और मुख्यालय स्तर पर एक पूरी एग्जाई सूचना जो है वो एकत्र होगी। उसके बाद में गाइडलाइन जारी की जाएगी कि किस तरह से जरूरतें हैं। उसके साथ में जो मॉक ड्रिल है उसके साथ में सर्विलांस बढ़ाने के लिए कल वीसी ली थी एसीएस शुभराज सिंह ने, तो उन्होंने भी विशेष फोकस दिया कि पैनिक होने जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में अभी तक इस तरह के मामले जो कह सकते हैं एक्यूट लेवल पर जो मामले हो इस तरह के सामने नहीं आए। इस तरह के गंभीर तरह के निमोनिया जिसमें बड़े पेच हो, आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, एक्यूट। डॉक्टर पुलकित गोयल हमारे साथ हैं। डॉक्टर पुलकित जी, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण, इसके बारे में कहा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेगा, ब्रोंकाई को इफेक्ट करेगा, तो मेरा सवाल सर ये है कि कोरोना भी वही कर रहा था, तो क्या उसके साथ इसका कोई भी किसी भी स्तर का कंपैरिजन है? मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि सर वो भी वाया चीन ही आया था और इसको भी वाया चीन ही लाने की तैयारी या कहीं की अंदेशा लग रहा है कि भाई वहीं से ही आएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्रोंक्यूलाइटिस या ब्रोंकाइटिस, वो काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा है और वो हमारे पास इम्यूनिटी भी है हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट, प्लस उसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत ही असरदार और इफेक्टिव एंटीबायोटिक भी है जो आपने नाम लिया था, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, और जिनका पूरा असर होता है। तो ये खांसी जुकाम जैसा बीमारी में तब्दील हो गया है और लेस देन 1% केसेस में वो निमोनिया करता है, जिसको कि कोई भर्ती की ज़रूरत भी पड़ती है जी। तो इस पे इतना घबराने की बात नहीं है, खासकर कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया का नाम ज़्यादा आ रहा है, बट और भी वायरसेस यही तरीके के कॉमन कोल्ड करते हैं और वही अभी हम देख रहे हैं जोधपुर में जो अभी चल रहा है।
अभी जोधपुर के तो इसमें अंदर घबराने सर की डेंगू हमारे को के अभी तो मरीज कोई कितने बात हैं, नहीं निमोनिया है। के मरीज कितने हैं, और क्या कोई माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण से डिटेक्ट पाया गया है? सर निमोनिया के पेशेंट नहीं, अभी तक तो हमारी लैब में तो अभी तक नहीं पाया गया है, बट जैसे भारती मैडम ने बताया है तो बहुत ही कम मात्रा में रिपोर्ट होते हैं, अगर होते भी हैं तो। जी भारती मैम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा बताइए मैम, किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है। दूसरा है कि क्या ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, और तीसरा है कि मैम अगर चीन के अंदर इसको लेकर पैनिक की स्थिति है तो वो क्यों है फिर? अगर इतनी कारगर इसकी एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन हैं वो तो चीन में भी होंगी, फिर वहाँ इतना इफेक्ट क्यों? एक्चुअली केवल जो चीन में जो आउटब्रेक देखा गया वो केवल माइकोप्लाज्मा नहीं, इन्फ्लुएंजा और आरएसवी भी पाया गया है। Okay. अगर हम रिपोर्ट्स देखें तो माइकोप्लाज्मा अधिक मात्रा में पाया गया है और ये इसमें है। तो कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन का अगर कोई फोकस बन जाता है तो फिर वो स्प्रेड होता है। तो इस तरह का फोकस बच्चों में खास करके, जैसे जो स्कूल में जाते हैं और आपस में ध्यान नहीं रखते, तो वो उतनी हाइजीन का भी मैनेज नहीं करते, तो उससे चांसेस होते हैं कि वो फैल सके, क्योंकि ये एक तरह का कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्रिएट करता है। पर इसमें अगर हम टाइम से डिटेक्ट कर लें और ट्रीटमेंट कर लें तो उसमें आगे की फैलने की संभावना भी कम रहती है। और बहुत सी चीज़ों में ऑफ कोर्स चाइना से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें क्या परसेंटेज में वो क्या बता रहे हैं और क्या नहीं बता रहे, इसमें एक मेरा हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हमारे रहता है। पर जो न्यूज़ बता रही है वो कह रही है कि इन्फ्लुएंजा, आरएसवी और माइकोप्लाज्मा निमोनिया, इस तरह के वायरस और बैक्टीरिया आ रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है और ये बाकी वायरस भी हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस हैं जो खांसी, जुकाम, इस तरह के एक मरीज से दूसरे मरीज एरोसॉल के थ्रू, फोमाइट्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और वो अंदर जाके लंग्स में इफेक्ट करते हैं और लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं। मैम इसको लेकर तो जर्नल्स भी होंगे अलग अलग, कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं आ रही चीन की? अभी चीन की जो अभी कोई जर्नल में इस तरह का आर्टिकल नहीं दिख रहा है, जो न्यूज़ आर्टिकल ही ज़्यादा मिल रहे हैं, इस तरह के आर्टिकल्स अभी कम मिल रहे हैं। कोई डेथ वहाँ पे हुई है अभी तक इससे? डेथ का डेटा फ्रेंकली स्पीकिंग अभी उसके डिटेल्स नहीं नहीं है हमारे पास। अच्छा, कितना इफेक्ट करता है लंग्स को ये? लंग्स में जो है न्यूमोनिया क्रिएट करता है, तो न्यूमोनिया होता है तो उसके लिए अपन उसका ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अभी हम ना घबराएं ना, बिल्कुल नहीं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह की एडवाइजरी भी जारी हुई है और कोई चीज़ इस तरह की नई आई है तो हमें ये नहीं पता कि क्या वो माइकोप्लाज्मा ही है या कुछ और भी है। तो उसके लिए आईसीएमआर ने भी एडवाइजरी दी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कल स्टेट में भी मीटिंग हुई है। तो उसमें ये हुआ है कि जो पेशेंट एडमिटेड है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, जो कि एडमिटेड है, दैट मीन्स कॉफ एंड फीवर एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल, उसको हम सारी बोलते हैं, SARI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वो वाले केसेस को लेकर के हमें आगे उनकी जांच करनी है। रूटीन में हमारे पास आते हैं कोरोना के लिए और इन्फ्लुएंजा के लिए, पर एक हमारी लैब में हम एक बायोफायर पैनल जो है जिसमें कि हम सारे रेस्पिरेटरी पैथोजेंस देख सकते हैं, उससे हम हमारे पास 2 तरह के पैनल हैं, निमोनिया और रेस्पिरेटरी। एक तो थ्रोट स्वाब होता है, उसमें सैंपल आते हैं तो ज़्यादा करके वायरस देखे जाते हैं और माइकोप्लाज्मा भी देखा जाता है, और दूसरे तरह के अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो स्पूटम सैंपल आते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी देखे जाते हैं। तो उस तरह की जांच की सुविधा है और हमारे पास करीब इस मौसम में 5 से 10 सैंपल रोज के आते हैं, उनको हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं। तो वो हमारी एक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्योंकि अपन को ये देखना है कि स्टेट में क्या चल रहा है, तो इसलिए एडवाइजरी जारी हुई है कि 5 से 10 सैंपल पर वीक हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और मेडिकल कॉलेजेस से इकट्ठे होकर के जोधपुर या फिर SMS में आएंगे और बाकी जगहों पे भी सुविधा शुरू करने की कार्रवाई करी जाएगी। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, सो दैट ओवरऑल हमें एक पिक्चर पता चल जाएगी कि हमारे क्या हो रहा है, उसी हिसाब से क्या निकल के आता है तो अपना एक्शन स्केल अप। प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज। लेकिन मैं कोई अंतर्द्वंद पैदा नहीं करना चाह रहा डॉक्टर पुलकित और आपके बीच में मैम, लेकिन 2 स्टेटमेंट अलग आए क्योंकि पब्लिक सुन रही है, सबको सुन रही है। पुलकित सर ने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं है कि नया है, ये पुराना है और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से काम कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम कर रहा है या इसके जैसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो भी है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये नया भी हो सकता है, ये नया है, इसके लिए थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। नए की बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा ये जो डेटा आ रहा है चाइना से, उसमें ये 3 तरह के एजेंट्स निकल के आ रहे हैं न्यूज़ में, आर्टिकल अभी नहीं आए, न्यूज़ में ये आ रहे हैं कि ये एजेंट उन्होंने डिक्लेयर करे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि
ट्रू पिक्चर क्या है, तो प्रिकॉशनरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी करी है कि जितने भी इस तरह के केसेस आते हैं उसमें आप एग्जॉस्टिव पैनल टेस्ट करें और फिर कुछ सैंपल्स को NIV पूना फर्दर सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा, जिससे कि हमारी तरफ से हमें मालूम रहे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कि हो सकता है कि अगर कुछ नया हो तो हम पहले से ही उसको डिटेक्ट कर लें। पॉसिबली नहीं है, पर हमें जैसे आपने बताया कि कोरोना के टाइम में हमें अलर्ट रहना चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने अलर्ट रहने के लिए इस तरह की कार्रवाई करी है और बहुत सारे पैनल हमारे यहाँ डिटेक्ट हो रहे हैं। 30 एजेंट्स हमने कर लिए, 30 में भी नहीं आएगा तो कुछ सैंपल उसमें से इकट्ठे करके हमें NIV पूना भेजने, ये देखने के लिए कि कोई और तो नहीं है। तो दिस इज अ प्रिकॉशनरी 3 tiered अप्रोच कि पहले जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सुविधा उपलब्ध है, फिर वहाँ पे काम हो जाए, फिर हमारे पास आ जाए और फिर हम उसमें से NIV पूना भेजें। तो ये एज अ माइक्रोबायोलॉजी जो हम कर रहे हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपको एक और सवाल मेरा आपसे है, लेकिन उससे पहले पुलकित जी को मैं एक बार फिर डिबेट का हिस्सा बनाऊंगा। पुलकित सर, जरा ये बताइए, जोधपुर के अंदर अपने अभी जिला स्तर पर वो व्यवस्थाएं हैं कि हम माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण को डिटेक्ट कर पाएं? क्या ये अभी वहां पॉसिबिलिटी है या हमें सैंपल कहीं और भेजना पड़ता है? बायोफायर पैनल अभी मेडिकल कॉलेज लेवल पे शुरू होना है जितना मेरे को पता है, बट अभी हमें अगर भेजना होता है कोई तो SMS हॉस्पिटल या NIV पुणे ही भेजना पड़ेगा अगर हमें बायोफायर PCR पैनल कराना हो तो। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप फिजिशियन भी हैं सर, ये कैसे आपको पता चलेगा कि भाई इसको माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण है? क्योंकि वही खांसी है, वही जुकाम है, वही बुखार है, नॉर्मली मौसमी बीमारी में ऐसा ही होता है, डेंगू में भी ऐसा ही होता है, तो इसको चेक कैसे करते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने जी, ये मौसमी बीमारी का ही पार्ट है। डेंगू में खांसी जुकाम नहीं आएगा इतना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो RSV वायरस है, एडिनो वायरस है, वो सब एक ही तरीके के स्पेक्ट्रम करते हैं, खांसी जुकाम बुखार बदन दर्द, और अगर वो बढ़ता चला जाता है तब हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये निमोनिया का स्तर इसका आ गया है, तो अब ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, तब उसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी विकास, क्योंकि SMS का जिक्र और SMS वाकई में देश और प्रदेश दोनों की शान है, आपको लग रहा है कि इसको लेकर पैनिक तो होना ही नहीं है? बहुत पूरे तरीके से भारती मैम और पुलकित जी तय कर चुके हैं और बता भी चुके हैं पब्लिक को, तो क्या वाकई में कोई ऐसी गाइडलाइन आपको दिखाई दे रही है अभी? क्योंकि अभी सरकार है भी और नहीं भी, उस स्थिति में हम लोग इलेक्शन के बीच में, क्या कोई गाइडलाइन ऐसी दिखाई दे रही है कि चलिए एहतियात के तौर पर एक बार फिर से मास्क लगाना शुरू किया जाए? विजेंद्र, देखिए, बिल्कुल एक आपने कहा कि ऐसा पैनिक नहीं है, अगर इस तरह खतरा नहीं है तो फिर क्यों एडवाइजरी जारी की गई है? तो उसका मैं एक तो उसका अपडेट कर दूं। हमने कोविड का दंश झेला है, उस दंश में हमने देखा कि कोविड का जो रूप है वो अलग अलग रूप में देखने वाला। पहली फेज में अलग रूप था, दूसरी फेज में अलग रूप आया, तीसरी फेज में अलग तरह का रूप आया, तो ये एक अलग अलग तरह के रूप देखे और उसमें अलग अलग तरह की वैरायटीज देखी अपन ने। तो उसको देखते हुए जो उस वक्त हमने जो चीज़ें देखी है उसको देखते हुए ये एहतियात के तौर पर ये गाइडलाइन जारी की गई केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि उस वक्त जो चीज़ें सामने आई थी उसको देखते हुए हो सकता है कि चाइना में जो चीज़ सामने आ रही है उसका दूसरा रूप यहाँ पर भी हो, तो इसलिए उसका सर्विलांस बढ़ाने के लिए कि पहले तो एडवाइजरी जारी की गई, साथ में सर्विलांस सैंपल, भारती मैडम ने कहा कि किस तरह से सर्विलांस सैंपल उठाए जा रहे हैं, जिला स्तर से नीचे से जो भी कह सकते हैं एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि हम सर्विलांस सैंपल उठाएंगे, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उनमें से जरूरत पड़ती है तो उसको NIV पुणे भेजा जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, वो इसलिए क्योंकि कम से कम हमारी निगरानी रहनी चाहिए हर चीज़ पर। अगर हम निगरानी रखेंगे तो उसको एक जैसे कह सकते हैं फैलने से पहले उसको रोका जा सकता है, उसमें एहतियातन कदम जो उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और उसी लिहाज से SMS मेडिकल कॉलेज को एज ए डेडिकेटेड सेंटर डिक्लेयर किया गया और वहाँ पे सैंपल रैंडम सैंपलिंग करके उसको मंगवाने की जानकारी दी। मतलब ये निकाले नहीं कि अभी हाल फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि जनता के ऊपर कोई भी स्ट्रिक्टनेस या कोई भी रूल अभी लागू किया जाए, बस उनको बताया जा रहा है कि भाई आप थोड़ा सा सतर्क रहिए बस। विजन, देखिए, बिल्कुल कोई ऐसा सख्ती तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह का हमने पहले अनुभव देखे हैं, अगर एहतियात बढ़ती जाए, क्योंकि इस वक्त हम दौरे पायदान पर खड़े हैं, एक तरफ जहां पर खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान का जो मौसम परिवर्तन इस वक्त हो रहा है उसमें ILI के केस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इतने बड़े हैं कि हर अस्पताल के अंदर सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं, तो उनमें इस बीमारी को आइडेंटिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए सर्विलांस सैंपल उठाया गया। लेकिन अगर लोग अवेयर होते हैं, अगर वो लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने अपनाया था, जिसके बदौलत ही हम कोविड पे जीत हासिल कर पाए थे, अगर उस तरह का बिहेवियर अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, इसको फैलने से भी रोक सकते हैं, और साथ में कोई नई चीज़ सामने आती है तो उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। जी भारती मैम, क्योंकि जब हम कोविड की बात करते हैं तो हम एक वायरस की बात कर रहे होते हैं,
अब हम माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं गलत नहीं तो हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का अंतर जरा बताइए मैम, क्योंकि वायरस अपना रूप बदलता है और वो जिस इफेक्टिव ऑर्गन के साथ या कहें कि अपने कैरियर के साथ मूव करता है, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को डेवलप भी करता है, जो हमने कोरोना में देखा भी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और जितना वक्त निकलता गया उतना घातक साबित होता हुआ भी रहा। क्या बैक्टीरिया के साथ भी ऐसी स्थिति होती है? हाँ, बैक्टीरिया के साथ जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आपने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वीक अभी हमने पिछले कुछ ही दिनों पहले मनाया था, तो बैक्टीरिया भी अपना रूप बदलता है, वो एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया भी रूप बदलता है कि उसमें म्यूटेशंस होती रहती हैं तो वो रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो ज़्यादा करके इस तरह का रूप बदलता है। स्ट्रेन चेंज होना का काम कम होता है, लेकिन रेजिस्टेंस डेवलप होना ये आम बात होती है। पर माइकोप्लाज्मा निमोनिया के अभी ऐसे अपने को कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं कि उसमें कोई रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, क्योंकि आम तौर पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये ग्रो नहीं करता है, तो अपन इसको रूटीन बैक्टीरियल कल्चर जो हम करते हैं उसको इसको ग्रो करना मुश्किल होता है, तो इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती, और इसकी अगेंस्ट की जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अपन बहुत रूटीनली में नहीं देते हैं। इसका आम तौर पे अगर ये ग्रो नहीं करता है तो मल्टीप्लाई कैसे करता है? नहीं, इसका बैक्टीरिया में जो रूटीन मीडिया है उसमें ग्रो नहीं करता, इसके लिए स्पेशलाइज मीडियम और स्पेशलाइज मेथड फॉलो करना पड़ता है। रूटीन में जो हम आमतौर के बैक्टीरिया जो होते हैं उस तरह से नहीं ग्रो करता, कल्चर करके जो ग्रो करते हैं उसमें इसके लिए स्पेशलाइज कल्चर का जरूरत होती है। प्लस जैसे हम लोग इसका पीसीआर से डिटेक्शन करते हैं, तो पीसीआर से ये डिटेक्ट हो रहा है, और अभी जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं केवल पीसीआर से इसका प्रेजेंस और एब्सेंस डिटेक्ट कर रहे हैं, हम उसमें कोई ड्रग रेजिस्टेंस जीन्स इसके नहीं देख रहे कि क्या पता कि कोई ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा हो चाइना में, इस वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है। अभी ये चीज़ इसीलिए जो एहतियात के तौर पे ये है कि कुछ सैंपल्स पुणे जाएंगे, उसकी वो फर्दर सीक्वेंसिंग करेंगे, उससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है हमारी कंट्री लेवल में। और ये सारे VRDL को निर्देश दिए गए हैं कि आपको इस तरह से कार्रवाई करनी है। सिमिलरली स्टेट में भी उसी तरह से निर्देश दिए गए हैं। ठीक है पुलकित गोयल जी, क्योंकि कोरोना के फेज में एक और स्थिति थी जो बहुत विकराल स्थिति थी कि फेज 1 में कहा गया कि एक व्यक्ति 3 को इफेक्ट करेगा, फेज 2 में कहा गया कि एक व्यक्ति 10 को इफेक्ट करेगा, वो स्पीड बढ़ती चली गई, मल्टीप्लाई होते चले गए। सर इस बैक्टीरिया के साथ जरा बताइए, अगर एक व्यक्ति संक्रमित है तो कितनी स्थिति होगी कि उसके आसपास सराउंडिंग में जितने लोग होंगे क्या सभी संक्रमित होंगे, या सबके इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है? इसमें इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि आप मानिए कि एक तरीके का खांसी जुकाम जैसा बीमारी है जिसको कि हमने नामकरण कर दिया है जी, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि सबको होगा ही होगा 100%। वो तो आपकी इम्यूनिटी पे और बाकी लोगों ने कितना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया उस पर डिपेंड करता है। मैं सर एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, वो आज का नहीं, आज से 6 महीने पहले का है। अचानक से प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर खांसी लोगों को होनी शुरू हुई जी, और वो खांसी दवाई लेने के बावजूद सही नहीं हुई। 15 दिन, 20 दिन, महीने तक वो खांसी चलती रही। उनमें से एक संक्रमित मैं खुद भी था। तो क्या उस वक्त मैं माइक्रोप्लाज्मा संक्रमण का शिकार हुआ था? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल लोगों के ज़हन में होंगे जो उस वक्त इस तरीके से संक्रमित हुए होंगे। बिल्कुल, सिर्फ खांसी को उसका लेबल नहीं कर सकते कि वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, क्योंकि कई बार एलर्जिक खांसी भी शुरू होती है। जैसे ही बारिश वाला मौसम गया और ठंड आने लगी तो एलर्जी के सिम्टम्स भी बढ़ गए, तो इसको एलर्जिक एस्थमा, एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस वो भी प्रेसिपिटेट हो गए जी। तो शुरुआत में हो सकता था कि आपको वायरल डिजीज हुआ, उसके बाद जाके वो एलर्जी में कन्वर्ट होके तो भी वो खांसी इतनी लंबी चली, तो उसमें एडिक्वेट हम एंटी एलर्जिक देके उसको ठीक कर सकते हैं और ब्रोंकोडायलेटर देते हैं उसके लिए। ठीक है भारती मैम, एक और सवाल क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। सवाल ये मैम कि कोरोना के साथ एक और विकराल स्थिति थी कि वो लंग्स को डैमेज करता था, रेस्पिरेटरी ट्रैक को डैमेज करता था और लोगों की सांस लेने में तकलीफ आती थी। क्या इसके साथ ऐसी स्थिति है, क्योंकि ये भी सीधा ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्या ये भी लंग्स को डैमेज कर सकता है? दूसरा है कि क्या इससे कोई ग्रसित व्यक्ति है, क्या उसको भी सांस लेने में दिक्कत होगी, उसकी सांसें फूलेंगी?
ये सभी जो भी रेस्पिरेटरी पैथोजेंस होते हैं ये कम या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की क्या कोमॉर्बिडिटी है, उसका इम्यून सिस्टम के क्या कंडीशन है, वो लंग्स को अफेक्ट करेगा। और वो अगर आपने टाइमली एंटीबायोटिक शुरू कर दिए तो जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो ये तो सभी में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। वो अलग अलग के साइन सिम्टम्स और जो उसके रेडियोलॉजिकल पिक्चर हो सकता है सब में थोड़ी अलग हो, तो ये सभी लंग्स को अफेक्ट करेंगे और उसको डैमेज करेंगे। विकास, क्या तैयार हैं वाकई में हम? देखिए, अभी आज जो मॉकड्रिल की गई है उसके डेटा आएंगे, लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो बड़े अस्पताल है वहाँ पर काफ़ी हद तक व्यवस्थाएं कह सकते हैं मुस्तैद नज़र आई है। लेकिन अगर बात करें केस की, तो अगर इस तरह केस बढ़ते हैं तब किस तरह की, क्योंकि पहले भी जब कोविड आया था उससे पहले भी कहा गया था कि हम तैयार हैं उसको लेकर के, लेकिन जैसे ही कोविड ने अपना विकराल रूप धारण किया तब हमने देखा था कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर तक की मारामारी शुरू हो गई थी। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि कितने तैयार हैं हम, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनी हैं उसमें काफ़ी हद तक सिस्टम मजबूत है और काफ़ी हद तक उसके लिए हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो विकसित कर ली गई है। चाहे वो अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की बात करें तो ऑक्सीजन की आपूर्ति सभी अस्पतालों के अंदर पुख्ता है, लेकिन अब यह है कि उसके अलावा कोई नई डिमांड कोई जनरेट होती है तो उसको कितना फुलफिल किया जा सकता है। जी, भारती मैम, प्रोग्राम हमने इसलिए किया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को सतर्क किया जा सके और लोगों को कहा जा सके अगर हमारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पैनिक की स्थिति नहीं है तो मतलब नहीं है। मैं आपके जरिए, क्योंकि एक अच्छे पद पर बेहतरीन तरीके से आप काम करें और आपसे बेहतर फिलहाल इस पैनल में कोई नहीं जानता है, आप आश्वस्त करेंगे हमारे दर्शकों को कि भाई कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, कोरोना जैसा फेज वापस नहीं लौटने वाला। अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। जो हमारे आंकड़े जो हमारी लैब में बता रहे हैं वो माइकोप्लाज्मा, मैंने आपको बताया 1100 सैंपल में से केवल 2 में आया है, और वो भी ऐसा नहीं है कि लास्ट 1 मंथ में ही आया हो, वो बीच बीच में आए हैं। तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया की अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन सर्वेलेंस हमारे यहाँ पे जारी है ILI SRE की, जिसमें बाकी वायरसेस भी देखे जाते हैं और जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनके भी हम सब चेक करते हैं। और अपने जो आंकड़े बता रहे हैं देश भर के, वो कह रहे हैं कि अभी कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन हम ये सोच करके चुप बैठ जाएं कि हाँ डरने की बात नहीं, कुछ नहीं करें, ऐसा नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार इस पे पूरे कदम ले रही हैं और किस तरह से सर्वेलेंस करी जाएगी जिससे कि हर हॉस्पिटल से हमें आंकड़े मिल जाए कि वहाँ पे क्या किस तरह का रेस्पिरेटरी पैथोजन चल रहा है, उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, मॉकड्रिल की तैयारी शुरू कर दी गई है। पर आम जनता की तरफ से आपको पता है खांसी जुकाम रेस्पिरेटरी पैथोजन में कोई सा भी रेस्पिरेटरी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे TB हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, ये आपने सबने झेले हैं। तो हम मास्क पहनेंगे, हाथ साफ करेंगे, हम हाइजीन का ध्यान रखेंगे, हम अपना रुमाल अलग रखें, उस रुमाल को इधर उधर नहीं फेंके, हम टिश्यू से भी क्लीन कर रहे हैं तो इधर उधर सड़क पे नहीं फेंके, बिकॉज ये सारे चीजों से इन्फेक्शन फैलता है। उस चीज का हमें ध्यान और इसका तो हमें सामान्य जिंदगी में बीमारी ना भी फैल रही हो तो भी ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलकित जी आपका भी शुक्रिया और विकास आपका भी शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, जिस तरीके से मॉक ड्रिल की गई, इसको ऐसे समझिए अगर सरहद पर टैंक पहुंचने लग जाएं, सेना का मूवमेंट बढ़ने लग जाएं, जवानों को घर से छुट्टी से बुलाने लग जाएं, तो मान लीजिए कि कुछ होने वाला है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम इस जंग में नहीं भी जा रहे हैं तो कम से कम अलर्ट रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और तैयार रहें। इस प्रोग्राम के पीछे मकसद हमारा ये है। नमस्कार।